हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेल टेट 2026 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडागोजी का आज मैं डिस्कस करूंगी, जो 2012 का क्वेश्चन है और ये लेवल 6 to 8 का है। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो जेटेट का एग्जाम देंगे या सीटेट का एग्जाम देंगे या ऑल स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। ठीक है, रहेगा ये। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। ये लेवल 6 to 8 का है पेडागोजी। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है बुद्धि है। बुद्धि है यानी कि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है कि अंगीकार करने की एक क्षमता है या सीखने की एक क्षमता है। तो देखा जाए तो तीनों ही यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। जो बुद्धि होता है वो एक मानसिक योग्यता होता है, स्वाभाविक मानसिक योग्यता, और अंगीकार करने की क्षमता भी होती है और सीखने की भी एक क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर, ये तीनों आंसर सटीक आंसर है। बुद्धि के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो ये तीनों आंसर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। यानी मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ पूछ रहा है क्या है। मन का अध्ययन है या चेतना का अध्ययन है या आत्मा का अध्ययन है या वर्ताव का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जैसे कि मन का विज्ञान, तो ये भी ट्रिक है। मनो यानी मन, यानी ये मन का विज्ञान है। ये ट्रिक याद करके रखेंगे। मनोविज्ञान मतलब आपका मन का अध्ययन है। ये चेतना और आत्मा और वर्ताव का अध्ययन नहीं है, ये मन का अध्ययन है। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। एक प्रभावी शिक्षा के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, एक मतलब प्रोग्राम है, उसको व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या होता है। नियत कार्य होता है कि मूल्यांकन होता है कि अनुवर्तन होता है कि डी नंबर यानी कि समय सारणी को व्यवस्थित करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन करना होता है। यानी कि अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसका लास्ट में हम इवैल्यूएशन करेंगे ये कार्यक्रम कैसा हुआ, प्रभावी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नियत कार्य नहीं होगा, अनुवर्तन भी नहीं होगा, समय सारणी को व्यवस्थित करना भी नहीं होता, ये पहले होता है। और लास्ट का जो होता है अंतिम कदम जो होता है वो मूल्यांकन होता है। यानी कि इसका बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया है एक प्रकार का। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक प्रकार का सोच अवरोधक होता है या मानसिक अवरोधक होता है या शारीरिक अवरोधक होता है या भाषा अवरोधक होता है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर होता है आपका मानसिक अवरोधक। यानी डिसलेक्सिया जो होता है इसका संबंध हमारा मानसिक से मेंटलिटी से है। ठीक है, ये सोच से, शारीरिक से, भाषा से नहीं है। ये क्या है? मानसिक अवरोधक से। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? प्रेरणा, ठीक है, कार्य योजना की है कि रुचि पैदा करना है कि मस्तिष्क को नियंत्रित करना है या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना है। प्रेरणा जो होता है वो किसकी एक कला है? यानी कि इसका सही आंसर होता है रुचि पैदा करना। प्रेरणा यानी मोटिवेट करना। अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ रुचि पैदा करेंगे तभी उसको मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, कार्य योजना नहीं होगा, मस्तिष्क को नियंत्रित करना नहीं होगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना नहीं होगा। यानी कि उसको रुचि पैदा करना होगा। किसी स्टूडेंट्स को हम रुचि पैदा करेंगे तो कार्य योजना अपने बन जाएगा, मस्तिष्क अपने नियंत्रण हो जाएगा, सिलेबस खुद पढ़ाई, सिलेबस का अनुसार जो पढ़ाई होता है टीचर्स जो करते हैं वो खुद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चेतना होती है कि बच्चों में रुचि पैदा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर है। प्रयोग है कि परिज्ञान है कि मूल्यांकन है कि ज्ञान है। इसका सही आंसर होता है ज्ञान। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है, यानी डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कि ये नहीं पूछा है। शिक्षक की डायरी या उद्देश्य या ज्ञानार्जन अनुभव या मूल्यांकन कार्ड। इसका सही आंसर होगा शिक्षक की डायरी। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बात बोला है। ठीक है, संबंधित नहीं है। मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो शिक्षक की डायरी यहाँ पे संबंधित नहीं होगी, उद्देश्य होगा, मूल्यांकन कार्ड होगा और ज्ञानार्जन अनुभव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है, कैसे पढ़ाता है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जब भी हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो टैग वर्ड पढ़ते हैं, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। यहाँ पे बाल केंद्रित अगर हम सोचते हैं तो हम क्या सोचेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन करना, इंकरेज करना उसको, कि उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर एक प्रभावी शिक्षक का ही आंसर होता है कि छात्रों को वो प्रोत्साहित करे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना या आंशिक विकास का मूल्यांकन करना या विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना या मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। मतलब कि अगर हम किसी मूल्यांकन का उद्देश्य देखेंगे, प्रमुख उद्देश्य, तो हम सारे विकास का मूल्यांकन देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सजा का उद्देश्य होता है, सजा यानी पनिशमेंट, कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल करना या गलतियों के बारे में सचेत करना। यानी कि हम किसी को पनिशमेंट बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें कड़ाई दर्शाएंगे कि छात्रों को यातना देंगे या छात्रों को असफल करवाएंगे या गलतियों के बारे में सचेत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि हम बच्चों को क्या करेंगे, गलतियों के बारे में सचेत करेंगे। उसे कड़ाई नहीं देंगे, उसे समझाएंगे कि आपने जो गलती किया है उसके प्रति सचेत रहे, आगे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो हम गलतियों के बारे में सचेत करेंगे, ये इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? किससे? अगर कोई बच्चे लिखना सीखते हैं तो शुरुआत में उसे किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से कि चौक से कि पेन से कि पेंसिल से? तो बहुत इजी आंसर है। तो सबसे बच्चे को पहले हम लोग चौक से लिखना सिखाते हैं। किससे? क्योंकि पहले वो स्केच पेन नहीं चलाता है, पेन नहीं चलाता है, पेंसिल नहीं चलाता है, पहले वो चौक ही पकड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चौक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था यानी टीनेजर्स की उम्र किसके बीच होती है? 11 से 18 वर्ष होती है या 13 से 18 वर्ष होती है या 13 से 16 वर्ष होती है, 17 से 20 वर्ष होती है? तो यहाँ पे किशोरावस्था के बारे में बताया गया है। तो हम एक किशोरावस्था के बारे में अगर सोचेंगे तो उसकी उम्र जो होती है 13 से 18 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, 13 वर्ष से 18 वर्ष के जो बीच होती है ना, वो 13 वर्ष से 18 वर्ष के जो बीच होती है वो होती है आपका किशोरावस्था फेज। ठीक है, अगला प्रश्न है तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में
तस्वीरें जो होती है यानी पिक्चर्स उपयोगी होती है पढ़ने में, क्या पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में या गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में या कौशल को बढ़ाने में। तो यहाँ पे जो अगला जो आंसर होगा इसका तस्वीर का उपयोग जो होता है रुचि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि रुचि, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं, पदार्थ को बढ़ाने के लिए नहीं, कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं, रुचि को बढ़ाने के लिए, यानी यह पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो तस्वीर जो होती है रुचि को बढ़ाने में होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका शारीरिक आयु की जांच करना। यानी कि अगर हम किसी उद्देश्य के बारे में अगर बात करेंगे हम कि परीक्षा का जो उद्देश्य नहीं होता है, तो उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा का शारीरिक आयु की जांच करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। विश्वास बढ़ाना होता है, जब एग्जाम लेते हैं तो विश्वास को बढ़ाते हैं बच्चों को, उसको सरल बनाते हैं, उसकी कल्पना की जांच करते हैं, ठीक है, उसकी मानसिक योग्यता की जांच करते हैं, लेकिन उसकी शारीरिक आयु की जांच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका शारीरिक आयु की जांच करना। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, या उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना चाहिए, या उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, यानी कि उस विषय पे क्या करेंगे, उसको हम एक्टिविटी देंगे ताकि उसके विषय पे उसे उस एक्टिविटी पे वो अगर एंगेज रहेगा तो उस विषय पे उसका ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है, अगर खेलने देंगे तो खेलेगा, सोने देंगे तो सो जाएगा, शांतिपूर्वक बैठने कहेंगे तो बैठेगा। लेकिन अगर हमको विषय में रुचि बढ़ाना है तो उसे कुछ एक्टिविटी देंगे, तो उस विषय पे उसको खुद पे रुचि बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 6 नंबर है, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? यानी कोई भी छात्र अगर पढ़ाई करते हैं बहुत मन लगा करके तो उसके शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। किस प्रकार का बढ़ोतरी होता है? तो इसका सही आंसर होता है सक्रिय। यानी कि अगर वो किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है गहन तरीके से, अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ रहा है तो वो एक्टिव होगा, उसके सब्जेक्ट में क्या होगी, सक्रियतापन होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? बच्चे के जब विकास का जो चरण होता है उसके दौरान जो सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, किसमें होती है? शैशव में होती है कि प्रारंभिक बचपन में होती है कि मध्य बचपन में होती है कि प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है? तो ये चारों में से ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी प्रारंभिक किशोरावस्था। 14 से 18 वर्ष का जो आयु होता है उसमें अत्यधिक कल्पना शक्ति जो होती है वो प्रबल होती है, यानी कि बच्चे अधिक सोचने लगते हैं कि कोई चीज़ क्या है, मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, उसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चंस का विकास होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? FG फ्रेंच मेथड, ये एक FG फ्रेंच मेथड है और इसका जो प्रयोग होता है कि कौन सी प्रकार की शिक्षा देने के लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधियां या पढ़ना या लिखना या सीधा सपाट पत्र? तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी गतिविधियां, यानी बुनियादी गतिविधियां जो होता है वो FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग से हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसकी शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, या निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, या मनोविज्ञान से तर्कसंगत की तरफ बढ़ना, या प्रेरण से निगम की तरफ बढ़ना? तो इसका सही आंसर होगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, यानी कि ये जो गेस्टॉल्ट सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, कौन से तथ्य पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा कि संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा होना चाहिए कि प्रगामी होना चाहिए कि खुशहाल होना चाहिए कि आनंदमयी होना चाहिए? तो इसका बहुत अच्छा आंसर है कि पिछड़ा तो होना नहीं चाहिए, लोग हमेशा अपडेट होते हैं, स्कूल को भी अपडेट करते हैं। प्रगामी भी नहीं होना चाहिए, खुशहाल तो होता है लेकिन खुशहाल होने से ही सही नहीं है, आनंदमयी होना चाहिए, बच्चे बहुत खुश रहे, टीचर्स भी बहुत खुश रहे, माहौल बहुत अच्छा रहे, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आनंदमयी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्वक बातें बताना चाहिए, या उसे कक्षा के बाहर चले जाने को कहना चाहिए, या उसे चेतावनी देना चाहिए, उसे पढ़ने को बाध्य करना चाहिए? तो ये चारों में से आप क्या करेंगे ऐसा? तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो बाल केंद्रित देखेंगे कि जो चाइल्ड सेंटर होता है वो देखेंगे कि बच्चे का ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। तो इसका सही आंसर होता है कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्वक बातें बताना, यानी बच्चे को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताना जिसके बारे में बच्चे ध्यान से सुने, उस विषय के बारे में जाने, तो बच्चे का ध्यान केंद्रित रहेगा वहीं पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्रताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? व्रताव यानी स्वभाव, अभ्यासी का पुलिंदा, या प्रतिक्रियाओं का पुलिंद, या तथ्यों का अनावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण कि कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग का प्रोत्साहित करती है? शिक्षक का कौन सा विधि? तो यहाँ पे समस्या समाधान विधि होगा, या प्रयोगशाला विधि होगा, या स्वयं अध्ययन विधि होगा, या दल अध्ययन विधि होगा? तो इसका सही आंसर होगा समस्या का समाधान विधि, यानी कि इसका सही आंसर ए है, समस्या समाधान विधि। अगर कोई शिक्षण की विधि हम अपना रहे हैं तो अधिक से अधिक कौन सा अधिकतम प्रयोग करें जिससे बच्चों को प्रोत्साहित मिले, तो हम समस्या का समाधान विधि निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? खराब लिखावट यानी गलत हैंडराइटिंग, यानी खराब हैंडराइटिंग, मतलब जिसमें हैंडराइटिंग बच्चे का इंप्रूव नहीं होता है, अच्छे हैंडराइटिंग नहीं लिखते हैं, तो इसे किससे लेना देना नहीं है? शारीरिक त्रुटि से है, या बुद्धि से है, या गलत मुद्रा से है, या थकावट से है? तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि, यानी कि अगर बुद्धि जो है उसका खराब लिखावट से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, एक सम्मिलित कक्षा में समृद्ध मूल्य है, एक सम्मिलित कक्षा में समृद्ध मूल्य होता है, क्या ईर्ष्या होता है, या सहानुभूति, या सहयोग, या प्रतिस्पर्धा? तो इसका सही आंसर है सहयोग।
ठीक है, तो सही आंसर होगा सहयोग, यानी कि एक सम्मिलित कक्षा में सम्मिलित मूल्य होता है वो सहयोग होता है। ईर्ष्या नहीं होगा, ये नेगेटिव है, सहानुभूति भी नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना है, एक विस्तृत कक्षा योजना शिक्षण योजना है, या सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन है, ये कठिनाई स्तर पर योजना सीट है, ये छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो यहाँ बताना है कि पाठ योजना क्या है। तो पाठ योजना जो होता है वो विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है। अगर बच्चों को कक्षा में पाठ पढ़ाना है तो इसके पहले पूर्व तैयारी की गई एक योजना है, यानी विस्तृत कक्षा पाठ योजना, शिक्षण योजना कहलाता है पाठ योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रदान करने के लिए किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिक्रमणों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ठोस क्रियाएं, संवेदी क्रियाकलाप अवधि, पूर्व परिचालनात्मक अवधि या औपचारिक क्रियाएं। तो इसका सही आंसर होगा कि बोला जाता है इसमें कि शिक्षा प्रदान करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहु परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। परिकल्पनाओं, तो यहाँ पे होगा हमेशा आंसर हमेशा औपचारिक होगा। ठीक है, ये औपचारिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बता रहा है। ठीक है, ठोस क्रिया, संवेदी, पूर्व, ये नहीं होगा, औपचारिक क्रियाएं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा अगर पास करना है तो किस पहल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ज्ञानार्जन को या प्रेरणा को या बढ़ावा को या कदर को। तो सबसे अच्छा आंसर है बच्चों को प्रेरणा दे, मोटिवेट करे, जैसे वो क्या करे, प्रोत्साहित हो, इंकरेज हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अभिजात समूह का कब तैयार होते हैं। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं, शैशव काल में, उत्तर बचपन काल में, या किशोरावस्था में, या प्रारंभिक बचपन में। तो अभिजात समूह कब तैयार होता है, ये होता है आपका प्रारंभिक बचपन में, जब बचपन स्टार्ट होती है, प्रारंभिक बचपन उसी को कहते हैं। यानी अभिजात समूह तैयार होता है कब, प्रारंभिक बचपन में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, समूह परियोजना कार्य मदद करता है। समूह परियोजना कार्य मदद करता है किसमें, सहयोग, विवेचनात्मक सोच में, या समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, या याददाश्त बढ़ाने को विकसित करने में। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सहयोग, विवेचनात्मक संयोज और समस्या समाधान को विकसित करना। यानी कि समूह परियोजना जो होता है, ग्रुप परियोजना जो होता है, उसमें किस कार्य मदद करता है, सहयोग में सहयोग मिलता है, विवेचनात्मक सोच होता है, अलग अलग तरह की सोच उत्पन्न होते हैं, समस्या का समाधान होता है, तो ये सब सारे विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी आप लोग हैं जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और जो बच्चे अभी फ्रेशर स्टूडेंट है जो भी टेट फर्स्ट टाइम देंगे उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, तो ये सेशन पूरी देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर मैं 1 to 5 के लिए लेकर के आऊँगी प्रीवियस ईयर। तो चैनल बने रहिए, चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।